जमींदारी व्यवस्था। आज भी गांव में कह देते हैं, खुद को बहुत बड़ा जमींदार समझ रखा क्या है। ऐसे जमींदार जो है, हाँ, हमारे यहाँ नौकरी करें, कह देते नहीं, कह देते लोग, भैया जमींदारों में, जमींदारों का रसूख ही अलग अलग था उस जमाने में। कैसा था, धीरे धीरे बात करेंगे। जमींदारी व्यवस्था को और क्या कहते हैं? देखो, जो जमींदारी व्यवस्था है, इसे और क्या नाम दिया गया है? इसके अन्य नाम। देखो, अन्य नाम जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अन्य नाम से पिछली बार सवाल था। स्थायी बंदोबस्त, इसी को क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। तो किसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया? इसी को कहते हैं मालगुजारी व्यवस्था। मालगुजारी व्यवस्था। जमींदारी को क्या कहते हैं? मालगुजारी व्यवस्था। इसी को और क्या कहते हैं? बीसवेदारी व्यवस्था। बीसवेदारी व्यवस्था। तो यहां से नाम से सवाल पूछा पिछली बार, बताइए, आएगा टेस्ट पेपर में आपके सामने, नाम से सवाल पूछा था। तो जमींदारी व्यवस्था को हम क्या कहते थे? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसको और क्या कहते थे? मालगुजारी व्यवस्था। और क्या कहते थे जी? इस व्यवस्था को कब और किसने लागू किया था? और सुनो, इस व्यवस्था का जनक कौन था? देखिए, जनक वो लोग होते हैं जो इसके फॉर्मूले को या कंसेप्ट को बनाते हैं। तो इस व्यवस्था का, जमींदारी व्यवस्था का जनक किसको बताया गया है? तो दो नाम है, जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन तोर। जमींदारी व्यवस्था के जनक कौन है? जॉन ग्रांट व सर जॉन सोर। इस व्यवस्था को किसने लागू किया था? फॉर्मूला इन्होंने बनाया था। इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लागू किया था 1793 में। और ये कई बार पेपर में आया नहीं आया कि स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब करा था? 1793 में। अच्छा देखो, ये स्थायी बंदोबस्त को लागू कहां कहां करा गया था? स्थायी बंदोबस्त को कहां कहां लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त कहां का है? तो कहां कहां लागू था? सबसे पहला लागू करा था बंगाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त को किस राज्य में लागू किया था? बंगाल। उसके बाद में इसको लागू किया बिहार में। इसके बाद में लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में लागू किया था? बनारस। बनारस के हिस्से में लागू किया था। उसके बाद में उत्तरी कन्नड़। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश में कहां से लागू करा था? तो बनारस से, अवध से, रुहेलखंड से, बुंदेलखंड से। तो बनारस से। इसमें जो जमीन के स्थायी मालिक होते थे वो जमींदार होते थे। इस व्यवस्था में क्या था? देखिए, इसमें जमीन के स्थायी मालिक जमींदार होते थे।
जमींदार होते थे। व्यवस्था कैसी थी? इतनी व्यवस्था में राजस्व कैसे वसूला जाता था? तो देखिए, जमींदारी व्यवस्था में इसमें किसान से वसूले गए लगान का किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में तथा 1/10 भाग 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। ये जो जमींदार थे, इनका भी देख लेना, ये कितने अच्छे आदमी थे, पता चल जाएगा अभी 2 मिनट में। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी जमींदारों की। इजारेदारी में और जमींदारी प्रणाली में एक अंतर आया। एक, कभी कभी ना आप जमीन ठेके में दे देते हैं, लेकिन सस्ते में दे देते हैं। लेकिन आपने जमीन दे दी, अब क्या करें आप? जैसे एक आदमी आया तुम्हारे पास, कहने लगा भैया ये गांव के पास की जमीन है तुम्हारी, 3 बीघा ठेके पे दे रहे हो क्या? तुम तो मुरादाबाद में रहो, तुम खेती वेती भी ना करते, हमें दे दो जमीन। मैंने क्या खेती करे हैं? तो बोले तुम खेती कहाँ करो, तुम्हें टाइम ही ना इतना। अब बताओ तुम्हारी धान की फसल खराब हो गई नहीं हो गई? मैंने कहा हाँ यार खराब तो हो गई। बोले गेहूं भी तुम्हारे कितने हुए बताइए, मैंने देखा तुम्हारा खेत। तो मैंने कहा यार हाँ बात भी ठीक है। तो वो बोला मुझसे कि एक काम करो, मुझे दे दो जमीन ठेके पे। तो मैंने कहा चल यार तू ले ले जमीन ठेके पे। बोला कितना नाज लोगे? अब मैंने हिसाब लगाया यार, धान खराब हो गए, 2 कुंटल बीघा का धान निकले, 3 बीघा जमीन है, 6 कुंटल धान चेहरे निकले, और गेहूं 1.5 कुंटल के हिसाब से निकले, तो 3.5 कुंटल गेहूं निकले। अब 6 और 4 10 कुंटल नाज चेहरा हुआ 3 बीघे में, दोनों फसलों में। तो मैं बोला यार एक काम करिए, तू 10 कुंटल दे दिए। मैंने सोचा खाद पानी बच जाएगा, 10 कुंटल मिल तो रहे मुझे, बिना खाद बिना पानी दिए, मेरे लिए बहुत है। अब उसने क्या काम करा, जमीन 10 कुंटल पे ले ली, और लेने के बाद में उस पर खेती करी। गांव के पास की जमीन थी, तालाब के किनारे थी, पानी वानी की व्यवस्था ठीक ठाक थी। अब उसमें देखते हैं 4 कुंटल बीघे का धान निकला। अब हमने पता निकलवाया कि धान वान कैसा हुआ भाई। अरे भाई साहब धान बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे खेत में इस बार। मैंने क्या कुंटल बीघे का? बोले 4 कुंटल बीघे का। 12 कुंटल। और मैंने कि गेहूं क्या हुआ भाई गेहूं? बोले भाई साहब गेहूं भी 3 कुंटल बीघे का हुआ। मैंने 3×3 = 9, 12 और 9 21। अरे मैंने क्या ठग लिया मुझे तो, अगली बार मैं नहीं दूंगा खेत ठेके पे जमीन। अब मैंने क्या काम करा, मैंने कहा अगली बार को फिर आया वो, कहने लगा भाई साहब वो जमीन रिन्यूअल कर लो, ठेके पे दोबारा दे दो। मैंने कि भैया मैं ना दूंगा जमीन ठेके पे। बोले तो भाई साहब तुमसे खेती भी ना होगी। मैंने कहा यार खेती हो ना हो, लेकिन जमीन ठेके पे ना दे दिया मैं। तो बोले और बताओ कैसे जमीन दोगे? तो मैं बोला यार एक काम कर ले, जो खेत में पैदा होगा उसका 10/11 हिस्सा मुझे दे दिए, और 1/11 हिस्सा तू रख ली। अब समझो, अगर पूरे खेत के अंदर तुझे कुछ नहीं करना है, बाकी सब मेरी व्यवस्थाएं रहेंगी, तुझे खेती बाड़ी करनी है, उसमें 10/11 हिस्सा मैं लूंगा, और 1/11 हिस्सा तेरा। अगर 22 कुंटल गेहूं होंगे, 2 कुंटल तेरे, 20 कुंटल मेरे। इसमें क्या है कि जितनी पैदावार बढ़ेगी मेरा फायदा भी तो है। और पिछली वाली फसल में क्या हुआ मेरे साथ, पैदावार ज्यादा हुई, मुझे मिला कम। तो इजारेदारी व्यवस्था इसलिए फेल हो गई। इजारेदारी व्यवस्था में इजारेदार जो थे वो ज्यादा कमाई कर रहे थे, और अंग्रेजों को लगा कि नहीं नहीं जमीन हमारी है, कमाई तुम ज्यादा कैसे करोगे।
अब हम जमीन ऐसा नहीं देंगे, अब हम जमीन देंगे किस बात में, हाँ, उत्पादन के आधार पर जमीन हम दान कर मतलब देंगे। अब अंग्रेजों ने क्या करा, 5 गांव की जमींदारी के लिए टेंडर निकाल दिया। हाँ भाई, 5 गांव की जमींदारी मिल रही है, जिसके अंतर्गत 5000 बीघा जमीन है सरकार की। कोई है जमीन को रखने वाला? अब एक ने खड़े होकर सवाल पूछा कि साहब कितने अनाज लोगे? अरे बोले अनाज ना लेंगे कुछ भी यार तुमसे। बोले और भाई साहब? बोले तुम्हें क्या करना है, किसानों को जमीन खुद दोगे तुम, किस किसान को दोगे किसे जमीन नहीं दोगे तुम जानो, 5000 बीघा जमीन के मालिक तुम हो। तो बोले फिर बताओ तो सही, हमें जमीन मिल गई, हमने किसानों को दे दी, करेंगे क्या उसमें? बोले आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लगान किसानों से वसूलना है। बोले साहब वसूल लिया फिर? बोले उसका 11 कुंटल नाज अगर जो वसूल के लेकर आओगे, 10 कुंटल सरकारी कोष में जमा करोगे और 1 कुंटल के मालिक तुम बनोगे। अब उन्हें हिसाब लगा लिया, यार 11 कुंटल में मेरा 1 कुंटल, 22 कुंटल कर लूंगा तो 2 कुंटल, 33 हो गया तो 3 कुंटल, 44 हो गया तो 4 कुंटल, और 440 कुंटल हो गया तो 40 कुंटल। इसका मतलब अब उसके दिमाग में एक बात घूम गई, वो कंपनी का भी वफादार बना रहेगा और उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी। अब वो जमीन का मालिक बन गया, उसने 5 गांव का जमींदारा ले लिया। अब उसके हाथ में है चाबुक। चाबुक पहली बात तो अपनी पसंद के किसानों को जमीन देगा। और पसंद का मतलब क्या होता भैया, कोई रंग रूप देख के जमीन थोड़ी देगा, जो उसका ऑर्डर मानेगा। बोलो, जो उसके यहाँ बिया शादी होंगे तो मेहमानों की आके खिदमत करेगा। अब एक जमींदार पाल लिया 20 भैंस है, उसने गांव में जाके कह दी भैया अगोला ला दियो यार, हमारी भैंसा कल से मुंह की खड़ी है। 20 अगोले पहुंच गए, इतने इतने मोटे गट्ठर के गट्ठर। अरे बोले बाबले हम कुट्टी काटेंगे क्या? फिर कुट्टी काट के लेकर आ। बेचारा अगोला खेत से काट के लेकर आया, उसकी फिर कुट्टी काट के लेकर आया। बोले साहब कहाँ रख दूं? मैं खाऊंगा इसे, भैंस खाएगी। बोले साहब भैंस खाएगी तो चरमे को डाल देना। अब बेचारा चरमे को डाल लिया। अरे डाल दिया? बोले हाँ। बोले यार गोबर भी अच्छा बचा दे, गोबर भी बचा दिया। अब यार वो भैंस ना कल से नहाई ना, नवा भी दे। भाई साहब मैं तो ना नवा रही भैंस। क्या ना नवा रिया? उन्होंने कि ना नवा रिया। ओ लल्ला रजिस्टर लिए रे, नाम काट इसका, नाम काट, जमीन से कर ऐसे बेदखल। कह रहे बाबूजी मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं क्या करूंगा? तो तुझसे कह रहे हैं ना भैंस को नवा दे। अब बेचारा भैंस नवा रिया है, गोबर कूड़ा कर रिया है, सब काम कर रिया है। उनके घर बिया शादी बारात आ रही है तो बेचारा मजदूर की तरह काम कर रिया, फ्री में काम कर रिया, कुछ नहीं मिलेगा उसे। सिर्फ इस बात का लालच है कि जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा जिस पर वो हल चलाएगा, खेती करेगा, जमींदार को टैक्स देगा, 4 दाने बचेंगे, उसके बच्चों का गुजारा होगा, नहीं तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये जमींदार कौन थे? ये जमींदार वो थे जो शोषण कर रहे थे। अच्छा, कोई जमींदार अगर जनता के फेवर में है, कह रहा यार जनता गरीब है हमारी, हम जनता को हाँ क्या करेंगे, ज्यादा कर नहीं लगाएंगे जनता पे, तो उसने क्या काम करा, जनता पे कम कर लगाए। कम कर लगाए तो राजस्व कम इकट्ठा हुआ, कम इकट्ठा हुआ तो लेकर पहुंच गया 5 गाड़ी। पिछली बार लेके गया तो 7 गाड़ी अनाज। अब अंग्रेज अधिकारी पूछ रहा है अंग्रेजी में, है तो 2 गाड़ी किधर है? बोल जी इतना पैदा हुआ, इतना ही पैदा हुआ। क्यों भाई? 9 गाड़ी से 7 गाड़ी, 7 गाड़ी से 5 गाड़ी। तुम्हारे बस की जमींदारी नहीं है, कल को मुनादी होगी तुम्हारे यहाँ की। अब अंग्रेजों ने मुनादी बैठा दी, अभी तुम्हें तो जमीन मिलेगी नहीं अब, क्योंकि तुमने तो राजस्व घटा दिया उनका। अब उन्होंने कही कि हाँ भाई कोई जमींदारी थाम रहा है यहाँ की। अब कोई दूसरा आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी ने जमीन ले ली। ठीक है, वो कान भी भर रहा था जमींदार अंग्रेजों के पहले से, तो जमींदारों में भी होड़ थी। अब उसने लेके चमड़े की चाबुक सारे किसानों की कमर उधेड़ दी। ठीक है, और लेके गया 11 गाड़ी अनाज की, 11 गाड़ी। पहला वाला कितने ले गया था? अब अंग्रेज तो इससे अच्छा आदमी नहीं मिलेगा हमें। अब जितना उस किसान जमींदार ने किसानों से वसूला ज्यादा से ज्यादा, बताओ उसकी इनकम भी तो बढ़ी ना बढ़ी? उसकी इनकम भी बढ़ी, उसकी इनकम भी बढ़ी भैया। तो याद रखो, ये लोगों को समझ में नहीं आता।
अब आप मेडिकल पे चले जाओ, एक दवाई जो पहले 200 रुपए की थी, एक सीसी 200 रुपए की थी, समझना मेरी बात। तो देखिए, टैक्स सरकार 10% ले रही थी, तो 200 रुपए की दवाई पे टैक्स सरकार ने 10% का लगा दिया, तो सरकार के क्या रुपए बन गए? 20 रुपए। अब इस दवाई का रेट बढ़ा दिया, अब रेट बढ़ा दिया, रेट हो गया 300 रुपए। अब 300 रुपए का सरकार कह रही है हम तो 10% ले रहे हैं भैया, हम तुमसे ज्यादा थोड़ी ले रहे हैं मेरे बाबू, हम तो 20 रुपए 10% ले रहे हैं, पहले भी 10% था, अब भी 10% है। अरे भैया हिसाब तो लगाओ, वो दवाई के रेट बढ़ गए, सरकार की इनकम ना बढ़ गई है? अब जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोग हैं, दवाई पे कोई मोल भाव होता नहीं है, ये करता कोई आदमी? एमआरपी मतलब वो दवाई अगर 5 रुपए की है तो एमआरपी 50 रुपए कर रखी है, एमआरपी 50 रुपए कर रखी है, एमआरपी 50 रुपए। और उनसे पूछो ना, दुकानदारों से जो मेडिकल चला रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर लिए उन लोगों ने, उनसे पूछो, कहते हैं हम तो भैया 10% कमाते हैं, 10%। अब 10% कमा कितने पर रहा था? वो जो सीसी 50 रुपए की बिक रही थी पहले, अब वो सीधी 100 रुपए की सीसी हो गई है जी। तेरा 10% बढ़ गया भैया। हम तो पहले भी 10% पे कारोबार कर रहे थे, अब भी 10% पे कर रहे हैं। अरे परसेंट देख तो सही, तेरा टोटल मुनाफा तो बढ़ लिया है? अगर यही सीसी 1,000 रुपए की हो जा, पहले एक सीसी बेचने पे 5 रुपए मिल रहे थे, अब वही सीसी अगर 1,000 रुपए की हो जा तो एक सीसी बेचने पे कितने रुपए मिलेंगे बताइयो? और आदमी कह रहे हैं मैं तो हम तो 10% ले रहे हैं। यही इस व्यवस्था का अंजाम था। इसे कहते हैं किसानों का शोषण। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगा ज्यादा से ज्यादा लाओ, जमींदारों ज्यादा से ज्यादा लाओ, तो जमींदार ज्यादा से ज्यादा कब लाएंगे? जब अपनी जनता का गला घोटेंगे। तेरे घर में निवाले बच्चे, बच्चों के लिए ना बचे, हम तो भैया जमीन इतने % पर देंगे तुझे। अब आदमी मजबूर है, ठीक है, आदमी क्या है? मजबूर है, ठीक है। अब तुम देखो, जो बड़े बड़े वीआईपी स्कूल होते हैं, उन स्कूलों की किताबें आप देखियो, 300-300 400-400 रुपए किताब, 300-300 400-400 रुपए की किताब, जिसमें मुश्किल से 40 पेज होंगे, है ना? हाँ जी, कलरफुल एप्पल है, पका हुआ लाल वाला एप्पल, ठीक है। हाँ, आप समझिए। अब उसमें बंदरवाटे स्कूल वालों का, बंदरवाटे बुक सेलर का नहीं है, किताब वो ये 10 रुपए की प्रिंट, लेकिन डाल रखा 300 रुपए। अब आम आदमी को दिक्कत हो रही है, और उसे डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। भाई साहब 10% का डिस्काउंट मिल तो रहा है, अबे मैंने कि 10% का डिस्काउंट देके 30 रुपए का मुझे डिस्काउंट दे रहे हो, किताब सारी 40 रुपए की है? तो बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो सबका गोलमाल चल रहा है, सरकारों को इन पे ध्यान देना चाहिए। ये तो शोषण हुआ, आम पब्लिक का शोषण, और कुछ नहीं है, यही शोषण है। जीवन जीने के लिए दवाइयां इंपोर्टेंट है, उन्हीं के रेट आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि बचने के लिए दवाई तो खाएगा ही, बचने के लिए दवाई तो खाएगा ही। वो हमारी अम्मा बीमार थी, हम उन्हें आईसीयू से निकाल के लेकर आए, तो वो वहां पर जो कंपाउंडर था वो आ गया, बोले भाई साहब जा रहा हो क्या? मैंने कहा जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा भाई साहब जा रहा हो क्या? तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या पता, कुछ संदेशा भेजा हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे थे क्या? ना डॉक्टर साहब ने तो तुम्हें जो है रिलीव कर दिया है, पूछ रहा हूँ जा रहा हो क्या। तो एक पास में बगल में खड़े थे, बोले इन कंपाउंडर को यार कुछ पैसे वैसे दे दे। तो मैंने कि वाह, कंपाउंडर को पैसे काहे के दे दूं भाई, अम्मा कोई ओलंपिक में गई थी क्या? है, बताओ। मेडिसिन के रेट इतने हाई फाई हैं, वेंटिलेटर पर रखने का किराया 5,000 रुपए पर डे का है, वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखने का किराया है, दवाई अलग है, 5,000 रुपए की फीस है वेंटिलेटर की। कभी कभी मन करता है कि एक घर में वेंटिलेटर ही बनवा लें, है? तो सवाल यही है, इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था ने काश्तकार, एक शब्द आता गांव में कहते हैं काश्तकार, काश्तकार की कमर तोड़ दी, और काश्तकार को जमींदारों का, हाँ, तलुओं को उसके चाटने के लिए मजबूर कर दिया। और इसमें ये जमींदार बड़े निरंकुश हो गए बाद में चल के। तो देखिए, इसे क्या क्या नाम दिया गया? स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी व्यवस्था और बीस बेदारी।
इसको बनाया किसने था? जॉन ग्रांट और सर जॉन शोर ने। किसने लागू करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। शुरुआत कहां से हुई थी? बंगाल से। बिहार, यूपी में कहां से लागू करा? जमीन का वास्तविक मालिक कौन था? क्योंकि अंग्रेजों ने जमीन जमींदार को दे दी, 5 गांव का 10 गांव का जमींदारा। कहते हैं जमींदार हाथी पे जाते थे यार, हाथी पे है, शाही सवारी, राष्ट्रीय विरासत पशु है शाही सवारी, हाथियों की सवारी कर रहे थे जमींदार। और कुछ नहीं करना है, एक काम नहीं करना है, और ना इनके बच्चों ने आज तक कोई काम करा। ठीक है।